पांच की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने आज रिश्वत में मिली नोटों की गड्डियां लहराई। मोहिंदर पाल के मुताबिक बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग आदि की भर्ती के लिए टेंडर निकलता है। सरकार का नियम है 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसमें बड़े स्तर पर पैसे की उगाही होती है और पैसों का बंदरबाट होता है। इससे भी काफी पैसा ठेकेदार खुद रखता है। विधायक ने दावा किया कि उन्होंने डीसीपी चीफ सेक्रेटरी को लेकर एलजी तक इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक मोहिंदर गोयल ने यह भी दावा किया कि इस पूरे खेल में उन्हें शामिल करने की कोशिश हुई और उन्होंने इसलिए सेटिंग की ताकि पोल खोल सकें। विधायक ने कहा उन्होंने 15 लाख की रिश्वत मिलने की जानकारी डीसीपी को दी ताकि रंगे हाथ पकड़वा सकें, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है। शरद शर्मा है हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। पहले उनसे बात करते हैं, फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। शरद, पैसे तो उन्होंने दिखाए, क्या कोई सबूत भी दिया? क्योंकि स्टिंग करने की बात कहते हैं कि जब भी कोई आपसे घूस मांगे या कोई ऐसी बात हो तो आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, हमें भेजिए। क्या विधायक जी ने कोई ऐसा सबूत दिया जिसमें यह साबित होता हो कि डीसीपी से, चीफ सेक्रेटरी से, एलजी से उन्होंने शिकायत की थी और यह पैसा उन्हें किश्त के तौर पर मिला था जो 15 लाख में तय हुआ था? देखिए, कोई स्टिंग तो विधायक ने नहीं दिखाया है, मोहिंदर गोयल ने कोई स्टिंग नहीं दिखाया है, लेकिन उनका यह कहना है कि वो लगातार शिकायत करते रहे। उनका दावा है कि जब उनको ये रिश्वत का पैसा मिल गया था, 15 लाख में जो डील हुई थी उसका 3 लाख रुपए टोकन अमाउंट के तौर पर मिल गया था, तो उसके बाद भी वो पैसा लेकर जो है उन्होंने शिकायत की, पुलिस में शिकायत की और एलजी को भी शिकायत की। ऐसा दावा उन्होंने किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जरूरी इसमें यह है कि पहले जो दावा वो कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर रिश्वत दी जा रही है, ये एक मतलब कहा जाए कि ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन वो पैसे लेके घूम रहे हैं और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हालात इतने खराब हो गए हैं? तो ये जांच का विषय है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने दावा किया है और वो चिट्ठियां दिखा रहे हैं कि लगातार वो इस मामले को उठाते रहे। उनसे मैंने ये भी पूछा, जब उनसे बातचीत करी मैंने, तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि कब का मामला है और आज क्यों उठा रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि पिछले साल फरवरी में उनको ये पैसा दिया गया था और उसके बाद वो लगातार इस मामले की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो अब उनका कहना है कि 1 साल तक की जो रिकॉर्डिंग होती है लोकेशंस वगैरह की, मोबाइल फोन लोकेशन, वो 1 साल तक ट्रेस हो पाती हैं। तो कल को कहीं सबूत नष्ट ना हो जाए, तो इसलिए अब 1 साल पूरा होने वाला था, इसलिए उन्होंने जो है ये मुद्दा विधानसभा में उठाया है। पहली बार विधानसभा में इस तरह का कुछ हुआ है। तो विधानसभा एक पटल तो है, एक फोरम तो है जहां पर यह बात आप रख सकते हैं। विधायक हैं तो विधानसभा में तो बात रख ही सकते हैं, लेकिन विधानसभा जांच नहीं कर सकती है। जांच जो है वो पुलिस को ही करनी होगी, एंटी करप्शन ब्रांच को ही करनी होगी, तभी साफ हो पाएगा कि जो दावा विधायक कर रहे हैं क्या वाकई बिल्कुल बात वैसी है या कुछ और बात है। शरद, संक्षेप में बैकग्राउंड भी समझा दीजिए। देखिए, होता यह है कि दिल्ली सरकार के जो अलग अलग अस्पताल हैं उसके अंदर जो है
कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाती हैं। नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। परमानेंट इनको नहीं रखा जाता, इससे सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, तो टेम्परेरी इनको रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। हर साल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होता है, तो उसी के अंदर ये हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, उस जो कंपनी होती है वो सर्विस एक तरह की प्रोवाइड कराती है कि हम आपको कर्मचारी प्रोवाइड कराएंगे, तो उसी के अंदर ये सिक्योरिटी ऑफिस या सिक्योरिटी के लोग जो हैं या सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने का ये मामला है, जिसके अंदर जो है भ्रष्टाचार का आरोप जो है विधायक मोहिंदर गोयल की तरफ से लगाया गया है और रिश्वत का पैसा लिया हुआ उन्होंने जो है बताया है कि 3 लाख रुपए उनको रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं। शुक्रिया शरद, इस पर पूरे विस्तार से रोशनी डालने के लिए। हमारे 2 मेहमान हमारे साथ हैं, रामवीर सिंह विढूड़ी हैं जो एलओपी हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं, हुदा जरीवाला हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामवीर सिंह जी, पहले आपके पास आते हैं। जब विधायक जी इतने दिन से घूम रहे थे शिकायत लेकर, हर कोई दरवाजा उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, कोई एक्शन हुआ क्यों नहीं? देखिए, दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के विधायक श्री महेंद्र गोयल ने पहली बार ये मामला उठाया है जी। इसकी शिकायत ये सीबीआई को कर सकते थे, दिल्ली पुलिस के विजिलेंस डिपार्टमेंट को कर सकते थे, उनको रंगे हाथ पकड़वा सकते थे। हमने कल भी दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि दिल्ली में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, डीटीसी में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और इसी तरह से जो दिल्ली में स्कूल्स के लिए जो कच्चे रूम्स बनाए हैं, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। नई शराब नीति जो लाई, रामवीर सिंह जी देखिए, वो तो है, लेकिन आज हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, मेरा एक सवाल था आपसे जी। मेरा सवाल ये था, मुद्दे पे वो कह रहे थे कि मैं मुद्दे पे जी, मुद्दे पे आइए जी। जी, आप मेरी आप बात सुन लीजिए जी। आज मैं रामवीर सिंह विधुड़ी आरोप लगाए हैं जी। उनकी पार्टी विधायक खड़े हो गए। उनकी पार्टी के भूतपूर्व विधायक गौतम जी ने मंत्रियों के ऊपर दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये जो मामला श्री महेंद्र गोयल ने उठाया है जी, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। मैं आज आपके चैनल पर इसका खुलासा नहीं करना चाहता हूं जी। ये भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है और मैं ये कह सकता हूं जिन रामवीर सिंह जी, आपसे थोड़ा सा कनेक्शन टूट रहा है। आपने अपनी बात रखी है कि आप चाहते हैं कि एलजी से भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। हुदा जरीवाला भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधायक जी कह रहे हैं कि हम 1 साल से पैसे लेकर घूम रहे हैं। थोड़ा यकीन करना मुश्किल है कि जो पार्टी स्टिंग ऑपरेशन और उस तरह के लिए कहती रही है, जब उन्हें यह 3 लाख दिया गया होगा तब वो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाए, यह भी उनको बताना चाहिए था। जी शारिक जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे आप लोगों का ध्यान लाना चाहती हूँ कि अगर ये मामला 1 साल तक भी उनके पास था तो उन्होंने एलजी को इस बात पे फॉलो अप किया था, उन्होंने पुलिस की मदद इस बात में मांगी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पुलिस बीजेपी के अंदर है, आम आदमी पार्टी की किसी कंप्लेन को या किसी चीज को जाहिर सी बात है जितनी
सीरियसली लेना चाहिए नहीं लेती, तो ये मामला 1 साल तक खिंच गया। लेकिन जो बीजेपी के विधायक जी हैं, मैं उनसे एक बात बस इतना कहना चाहूंगी कि वो इधर उधर की बात ना करें, वो बताएं कि काफिला क्यों लुटा, मुद्दे की बात करें कि ये बात भ्रष्टाचार का है, ये मामला। जी, मेरा सवाल यही था कि जो विधायक जी आज पैसे लहरा रहे थे, 1 साल क्यों इंतजार किया? और अगर उन्होंने डीसीपी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके एलजी तक को इसके बारे में हिदायत दी थी, तो आज से पहले वो पहले भी ये कैमरे पे ये पैसा लेकर आते तो शायद दबाव ज्यादा बन गया होता। तो लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो छुप रहा है या छुपाया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलजी साहब तक और तमाम जितने जो अथॉरिटीज हैं, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, उन तक ये मामला पहुंचा हुआ था। और क्योंकि वहां से एक्शन नहीं हुआ, तो फाइनली विधानसभा में इस मामले को विधायक जी को लाना पड़ा, पब्लिक की जानकारी में ये मामले को लाना पड़ा। और आप हमारे जो मीडिया वाले साथी हैं, उनके माध्यम से पब्लिक को ये बात पता चल जाए कि विधानसभा में एक मामला जो आम आदमी पार्टी ही सिर्फ क्योंकि भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले उठाती है, और ये मामला जाहिर सी बात है बहुत गंभीर है, कोई मामूली अमाउंट नहीं है, और ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की इस पे हम रिएक्शन ले लेते हैं। होदा जी, इस पे हम रामवीर सिंह जी, मेरा सवाल यही था कि वो कह रहे हैं डीसीपी, चीफ सेक्रेटरी और एलजी, अगर हम देखें तो इस पे दिल्ली में आप पुलिस आपके अंदर आती है, चीफ सेक्रेटरी पे आरोप ये लगता है कि एलजी साहब कहते हैं और चीफ सेक्रेटरी आदेश पारित कर देते हैं। एलजी और दिल्ली सरकार का टकराव जग जाहिर है। तो अब तक इस पे कुछ क्यों नहीं हुआ? अब आप मांग कर रहे हैं, वो आपने बता दिया, अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साल भर से तो घूम रहे थे वो झोला लेके। देखिए, ये मुद्दा आज महेंद्र गोयल ने विधानसभा के अंदर उठाया है। 1 साल के अंदर 4 बार विधानसभा बुलाई गई है। मैं महेंद्र गोयल से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 1 साल में जब 4 बार विधानसभा बुलाई गई है, यह मुद्दा विधानसभा के अंदर क्यों नहीं उठाया? वे बताएं, क्या उन्होंने इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उनकी पार्टी के नेता हैं, क्या उनको जानकारी दी? यदि उनको जानकारी नहीं दी, आज वो मुझे कह रहे थे कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्या महेंद्र गोयल ने लीडर ऑफ अपोजिशन को कभी संपर्क किया? के पास मामला है। रुकिए, उनको खत्म करने दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए, हुदा जी, उनको खत्म करने दीजिए ना, आपके पास भी आएंगे, उनको खत्म कर जी। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें आम आदमी पार्टी के कई विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक इसमें लिप्त हैं। इसकी जांच दिल्ली के एलजी सीबीआई से करवाएं, सच्चाई दिल्ली और देश के सामने आ जाएगी। मैं आज ये बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं। हुदा जरीवाला जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि ये मासूमियत कुछ गले नहीं उतरती, जैसा वधूड़ी साहब कह रहे हैं कि 4 बार सत्र बुलाया गया, 1 साल कोई थोड़े ही इंतजार करता है जब उसके पास ये सबूत हो कि हाँ भाई 3 लाख हमारे पास हैं। मुद्दे की बात ये नहीं है कि 1 साल तक इंतजार किया गया, मुद्दे की बात ये है कि ये मैटर ऑलरेडी एलजी साहब के पास, पुलिस के पास और रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास ये मामला था। क्योंकि 1 साल तक इस पे एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जब इतना फॉलोअप करने के बावजूद इस करप्शन के, भ्रष्टाचार के मामले को सामने नहीं लाया गया, तो कहीं जाके विधानसभा में ये मामला उठाना पड़ा। अब बीजेपी को ये चाहिए, सेंटर को ये चाहिए कि वो इस मामले की तह तक जाए, तमाम तरीके से जो तहकीकात है वो करे, और सच का सच सामने आ जाएगा, मामला सामने आ जाएगा। तो अगर 1 साल तक इस बात पे रुका भी गया, तो 1 साल तक सिर्फ विधानसभा में इस मैटर को हाईलाइट करने के लिए वो 1 साल का वक्फा लगा है। लेकिन ये मैटर एलजी के पास बहुत पहले से है, इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों? जहां सीबीआई, ईडी और तमाम तरीके के जितने इंस्टीट्यूशंस है वो तो सेंटर के अंडर है, दिल्ली की पुलिस सेंटर के अंदर है, तो जांच क्यों नहीं की गई अब तक? एक सवाल आपसे और था कि आप दूसरे को स्टिंग सिखाते रहे, और मेरा सवाल यह है कि उनका कहना था कि हमने जो ये रिश्वत लेना स्वीकार किया, हम इस नेक्सस को का खुलासा करना चाहते थे, हाईलाइट करना चाहते थे। हाँ, हाईलाइट करना चाहते थे। मेरा सवाल यही है कि विधायक जी जब पैसा ले रहे थे या उन्हें कोई पैसा दे रहा था घूस का, वहां पे वो क्यों चूक गए उसको रिकॉर्ड करने से? वो तो सबसे पहले करना चाहिए था। अगर आप किसी को ट्रैप कर रहे हैं उसको एक्सपोज करने के लिए, तो पहले कदम पे कैसे कच्चा खा गए?
शारिक जी, ये कोई आपके दिमाग में सेट नहीं होता है कि कोई आपके पास पैसे लाएगा और आपके पास बकायदा से कैमरा या रिकॉर्डिंग मटेरियल रेडी है कि आप उसका बकायदा से एक स्टिंग बना ले और फिर रिलीज कर दे किसी पॉइंट पे जाके। एज एंड हाउ ये मामला उठा, एज एंड व्हेन ये मामला उठा, ये वहीं के वहीं इनटू कॉग्निसेंस लिया गया। एलजी साहब और तमाम जितने रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उनको, लेकिन इसका जवाब मैं दे देता हूं आपको कि कोई ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि दरवाजा नॉक किया और बोला कि ये पैसे ले लो। जब वो उसको ट्रैप कर रहे थे तो उनके पास वक्त रहा होगा एक स्टिंग करने के लिए। रामवीर सिंह जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है, आरोप गंभीर है तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। अगर वो सच कह रहे हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भाई साहब, इसमें सच्चाई नहीं है। जो कुछ उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा है मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा है कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी और जब उसकी रिपोर्ट आएगी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से ये 3 लाख रुपया लेकर बैठे हुए हैं और उसकी जानकारी ये ना अपने नेता अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। और जैसे कहा कि 1 साल के अंदर 4 बार हाउस बुलाया गया है, क्यों नहीं पता? बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं तो इससे पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई? दाल में कुछ काला है। बस तो सर आप अभी जानकारी कर लीजिए, अभी मैटर आपके सामने है, अब आप इस पे जांच कर लीजिए। सुनिए, एक छोटा सा सवाल आपसे, छोटा सा जवाब चाहेंगे कि ये जो कह रहे, आज जब वो विधानसभा में वो नोटों की गद्दी लहरा रहे थे तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसकी तरफ से कोई बहुत आधिकारिक या बहुत उत्साह के साथ इसे रिसीव नहीं किया गया, कोई बयान आया नहीं। इसके पीछे की वजह अभी ये मामला विधानसभा में उठा है। मजीद इस पे हम एलजी साहब का और बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, पहले उसका इंतजार कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे थोड़ा खत्म हो गया है, तो ऐसे में जो विधायक जी कह रहे हैं उस पर जांच की बात रामवीर सिंह वधूरी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच इस पर होनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो भारतीय क्रिकेट के लिए आज एक बेहतरीन दिन। हैदराबाद वनडे में शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी जड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 149 गेंदों पर उन्होंने 208 रन बनाए। लगातार 3 छक्के मार उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी पूरी की। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 350 रनों का लक्ष्य। विमल मोहन है हमारे साथ। विमल, अब वो उस इलीट ग्रुप में है जिसमें सिर्फ कुछ ही नाम शामिल हैं। बिल्कुल कुछ ही नाम शामिल हैं और शुभमन गिल के बारे में चाहे जैसे टीम सिलेक्शन को लेकर कई बार विवाद भी होते रहे, लेकिन शुभमन गिल के नाम को लेकर कोई भी क्रिटिक ये नहीं कहा कि उनको सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था। और जिस तरह की कामयाबी है, बहुत जाहिर तौर पे वनडे में दोहरा शतक, ठीक वैसे आप समझ सकते हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट में पहला या एक 4 सेंचुरी लगी हो, लेकिन कोई शुभमन और इस पूरी पारी में शुभमन गिल का जो क्लास दिखा है वो भी दिखा है कि वो आगे लंबे समय तक खेलेंगे और काफी अहमियत है खिलाड़ी की, क्योंकि इस साल देखिए वर्ल्ड कप भी होना, उस लिहाज से भी आप देखें कोर टीम एक तरह से बन रही है। और ये जरूर है कि अभी जो पारियां लग रही हैं वो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ लग रही है, लेकिन ये बिल्डअप जो है वनडे क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और शुभमन गिल एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी अंडर 19 से माने जाते हैं और उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड एक बार फिर प्रूव किया है। अभी उनके सामने एक बहुत बड़ा करियर बचा है, जाहिर तौर पे बहुत और बड़ी पारियों की उनसे उम्मीद करेंगे। शुक्रिया विमल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक बेहतरीन पारी एक बेहतरीन बल्लेबाज के द्वारा। कुश्ती के बड़े नाम बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कई बड़े ओलंपिक खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर धरने में बैठे। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कुश्ती संघ अपने मनमाने नियमों के सहारे खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रहा है। विनेश फोगाट ने तो कुश्ती संघ के अधिकारियों पर महिलाओं के साथ बुरे बर्ताव का भी आरोप लगाया। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो
कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीजें हम उनसे मांगते हैं। वो हमारी हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हमें माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। जो सबसे बड़ा सवाल हो पहले उसको पूछिए। सुनो, और एक सवाल में कई सवाल मत पूछिए। विनेश फोगाट कह रही है कि ब्रिजभूषण और WFI के जो हेड है उन पर सेक्सुअल असॉल्ट का उन्होंने आरोप लगाया है। तो आप सेक्सुअल असॉल्ट पे पहले जवाब दीजिए। थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए, जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रिजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने खिला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि आप फेडरेशन के अधिकारी के साथ साथ 2 घंटा लगेगा तो 2 घंटा बैठूंगा। नहीं, बिल्कुल एक करके आराम से पूछ रहे हैं, कोई वो नहीं है। ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप न सिर्फ आप पर और फेडरेशन के अधिकारियों पे हैं, उनका ये कहना है कि फेडरेशन जो है वो कायदे और कानून से नहीं चल रही है, उसमें कई खामियां हैं स्पोर्ट्स कोड को लेकर, इसीलिए आपको इस्तीफा भी दे देना चाहिए, आपको पद से हटाया जाना चाहिए। एक सवाल रखिए कोई। जैसे हमने अभी चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूँ और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूँ। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में 1 बार या 2 बार रुकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे,
ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा। यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको 2 बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा, और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ कि अब फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन तानाशाही की तरह काम कर रही है या आपने ये जो जैसे जो आरोप है कि तानाशाही के लिए काम कर रही है, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई और यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है। और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है, कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा एक ये हो गया। दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता है, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवें, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि उत्पीड़न पर विनेश फोगट ने आखिर क्या कहा। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेस जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही।
और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हर हिंदुस्तान का शख्स पहचानता है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है ओलंपिक में मेडल जीतकर। जो आरोप है वो गंभीर है। देखिए शारिक, बिल्कुल बेहद गंभीर आरोप हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें कई ओलंपिक पदक विजेता हैं। बजरंग पुनिया हैं, साक्षी मलिक हैं, इसके अलावा विनेश फोगाट हैं और भी कई बड़े रेसलर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। और उनका कहना ये है कि जब तक रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जब तक उनको नहीं हटाती सरकार तब तक वो यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। सबसे गंभीर आरोप विनेश फोगाट ने लगाया। उनका कहना यह है कि उनको टोक्यो में एक टूर्नामेंट जब वो नहीं जीत पाई और वापस लौटी तो उनको जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष ने उनको खोटा सिक्का कहा और वो लगातार मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रही हैं। कभी कभी उनको लगता है कि वो आत्महत्या कर लें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बहुत सारे कोच ऐसे हैं रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया में, वो खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं और ये कुछ ऐसे कोच हैं कि वो यौन शोषण करते हैं। और उन्होंने जो WFI के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर भी आरोप लगाया कि वो भी यौन शोषण करते हैं और ये मांग की कि उनको तुरंत हटाया जाए। तो इस तरह से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जो बजरंग पुनिया हैं उन्होंने भी कहा कि जो WFI है वो लगातार मनमानी कर रहा है, जो खिलाड़ी हैं उन पर कई तरह के एलिगेशन लगाता है और वहाँ पर लगातार जो खिलाड़ी हैं वो परेशान हैं। वो भी चाहते हैं कि इसमें जो भी पदाधिकारी हैं उनको तुरंत हटाया जाए। तो तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है। जो उनकी मांगे हैं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहेंगी। मुकेश, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर को हम तक लाने के लिए। हम आपके पास वापस भी लौटते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चुनाव आयोग ने आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होगा। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत इन 3 राज्यों के साथ हो रही है। यहां आपको बता दें कि 3 राज्य, उसको लेकर आज डेट्स की घोषणा कर दी गई है। 2 मार्च को पता चल जाएगा कि इन 3 राज्यों के हुए दंगल में किस पार्टी ने बाजी मारी। The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की पुष्टि की कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इंडिगो फ्लाइट का दरवाजा, जो इमरजेंसी एग्जिट है, उसे खोल दिया था। हालांकि सूर्या ने इस बात के लिए माफी मांग ली है। Well, I think it's important not to be circumspect in terms of the issue, but look at the facts. The facts are that the door did open by mistake while the plane was on the ground. All the checks were taken, and after that only the plane was allowed to take off. And he's also said sorry for it himself. Sir, but the opposition is saying to debar him. I'm not responsible to respond to the opposition. I have to respond to you. Sir, Thank you. You're the 4th estate, don't forget. Yes, sir. The 4th pillar of democracy.